जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब में। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी है। साथियों, इस चैनल पे क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और उन वीडियोस में उन विषयों से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी उसमें कवर किया जाता है। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं विषय से संबंधित कोई वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज का जो अपना विषय है वो है भूगोल, और भूगोल में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव भूगोल, अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो बेसिक सवाल होता है भूगोल से संबंधित, उसको पहले समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो है भूगोल क्या है। सबसे बेसिक सवाल है। एक्चुअली ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये चीज़ें बहुत बेसिक है जो शुरू में ही पढ़ाई जाती है। तो इसको अगर हम लोग जान लेते हैं तो बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं भूगोल क्या है। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, मृदा का मतलब होता है आवास आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कुछ भी मौजूद है उन सब सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर बात करें भूगोल शब्द का अर्थ का, तो भूगोल का जो शब्द है वो यूनानी के 2 शब्द को मिलाकर बना है। पहला जो शब्द है वो है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। तो अगर दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो इसका समान सा अर्थ निकलता है पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना। तो भूगोल शब्द का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें भूगोल की परिभाषा की तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। भूगोल ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के तल के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक, राजनीतिक विभागों का अध्ययन या विवेचन किया जाता है। ठीक है। तो आप भूगोल की परिभाषा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु, भू संरचना, भू आकृतियाँ, जीव जंतु इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं। और इस भौतिक भूगोल का अध्ययन आप लोग क्लास 11th में कर चुके हैं। आज क्लास 12th में हम लोग मानव भूगोल पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मानव भूगोल में क्या हम लोग अध्ययन करेंगे? जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्रियाकलाप, वाणिज्यिक इत्यादि का। तो भूगोल के 3 पार्ट में जो सेकंड पार्ट हो गया वो मानव भूगोल हो गया। तीसरा जो है वो है प्रादेशिक भूगोल, और जो प्रादेशिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल का ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय समानताओं के आधार पर संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ समझ में आ गया होगा भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, या भूगोल के 3 प्रकार हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मानव भूगोल पे चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं मानव भूगोल कहते किसे हैं। तो रेटजल एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा कुछ इस तरह से बताई है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल वह शास्त्र है जिसके माध्यम से मानव समाज और धरातल के बीच का जो संबंध है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी तरह एक दूसरे विद्वान हुए जिनका नाम है एलन सी सैम्पल। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी पर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही परिवर्तनशील है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, हमेशा इंसान कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ बनाता रहता है, तो उसको इसलिए इसको बोला गया क्रियाशील मानव। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये दोनों परिभाषा आप इसको याद कर लीजिएगा। यह अक्सर एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग मानव भूगोल के विषय या मानव भूगोल की शाखाओं की तरफ, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो जो मुख्य विषय है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी विषय होती हैं, जैसे कि इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें है आर्थिक भूगोल, भाषा भूगोल, जनसंख्या भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल और परिवहन भूगोल। तो इन सारे विषयों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। अब बात करें तो मानव भूगोल अध्ययन की विचारधारा, यानी मानव भूगोल के अध्ययन करने की जो विचारधाराएं हैं, इसको अलग अलग जो मनुष्यों ने अपने अपने तरह से व्यक्त किया है। कुछ मनुष्यों का मानना है कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो नियतिवाद या निश्चयवाद के रूप में होता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, यह एक पुरानी विचारधारा है जिसके अनुसार भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, जो भौगोलिक संरचना, जो कुछ भी हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, वो संरचना, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। और ये जो पर्यावरण जो है, यही पर्यावरण तय करता है समाज, राष्ट्र, संस्कृति और जीवन शैली को। यानी ये किसी न किसी तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है, सब प्राकृतिक जैसी परिस्थितियाँ इंसान के सामने प्रस्तुत करती है, इंसान जो है उसके अनुसार उस चीज़ को, उस परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। यानी प्रकृति जो समस्या उसके सामने उत्पन्न करती है वो उसको बदल नहीं पाता है, बल्कि उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। आज से बहुत प्राचीन समय की बात, पहले प्राचीन समय में क्या था, जो आदि मानव थे, अगर बारिश होता था तो उस बारिश से डरते थे, अगर आग कहीं जल जाता था तो उस आग से डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं था उससे बचने का, चाहे उस चीज़ का उपयोग करने का। इसकी वजह से वो क्या करते थे, उससे बचने का प्रयास करते थे और उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आज का आधुनिक मानव क्या है, अगर उसे गर्मी लगता है तो पंखा चला लेते हैं, अगर बारिश होता है तो छाता ओढ़ लेते हैं या रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रकृति को उसके सामने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है, वो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने के बजाय उस प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास में लग जाता है। तो ये आधुनिक मानव है। और नीतिवाद में इसका उलट बोला गया है। नीतिवाद में बोला गया है इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात मनुष्य प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इसके नीचे थोड़ा सा जान लेते हैं। मनुष्य या तो परिस्थितियों को झेलता है या फिर अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालता है। यह है नियतिवाद और निश्चयवाद में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो विचारधारा है वो है संभावनावाद विचारधारा। और संभावनावाद विचारधारा में क्या कहा जा रहा है, संभावनावाद विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। यानी जो पिछली विचारधारा है उसका ये खंडन करता है। यानी वो ये नहीं मानता है सब मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी प्रकृति जैसे चाहेगा मनुष्य को नचाएगा। ये इस बात का खंडन संभावनावाद विचारधारा के मानने वाले लोग करते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों को चुनने में स्वतंत्र है। अर्थात प्रकृति यदि उसके सामने किसी भी तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है तो प्रकृति में मौजूद जो संसाधन है उसका उपयोग करके वो उस परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर बारिश होता है तो प्रकृति में मौजूद जो संसाधन उससे इस्तेमाल करके उसने पंखा बनाया, छाता बनाया और उस बारिश से बचता है। रेनकोट का इस्तेमाल करता है, उस बारिश से बचता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो प्रकृति में मौजूद वस्तुओं का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए पंखा, अपने लिए एयर कूलर, फ्रिज बना रहे हैं ताकि गर्मियों से बचा सके। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल रहे बल्कि प्रकृति को अपने अनुरूप बना ले रहे हैं। ठीक है, और जो लुसियन फ्रेबे है उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मानव भूगोल के अध्ययन की कितनी विचारधाराएं हैं, तो मानव भूगोल अध्ययन की 2 विचारधाराएं हैं। पहला जो विचारधारा है वो नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं, और दूसरी जो विचारधारा है वो है संभावनावाद विचारधारा। तो इसमें से दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। निश्चयवाद या नीतिवाद किसे कहते हैं या संभावनावाद विचारधारा किसे कहते हैं, इस टाइप का सवाल आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
मानव भूगोल जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन आंसरों को मैंने यहाँ पर संग्रह किया है, तो इसको आप बारी बारी से देखिएगा। पहला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, अर्थात मानव भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन ऐसा चीज़ है जिसका हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो है अन्वेषण और वर्णन। इसका हम लोग अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं करते हैं। दूसरा सवाल है आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहते हैं। तीसरा सवाल है ज्योग्राफिया जर्नलियस के लेखक कौन है? इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिया जर्नलियस के जो लेखक है वो है वार्नियस। चौथा जो है एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी किसने लिखी है? तो एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी जो है वो रेटजेल ने लिखी है। ये चौथा सवाल है। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की। 1990 की दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? यानी 1990 का जो दशक है वो भूगोल में किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आधुनिकवाद के रूप में, आधुनिकतावाद के रूप में जाना जाता है। छठा सवाल है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? जो पिछले हमने चर्चा किया, तो सैंपल ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। यानी जो नीतिवाद या निश्चयवाद के जो सिद्धांत जो दिए थे उस सिद्धांत को मानने वाले कौन थे? सैंपल थे, और उन्होंने कहा था सब मानव जो है प्रकृति का दास है। सातवां सवाल मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहते हैं। आठवां सवाल है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर थे। यानी नव निश्चयवाद को मानने वाले जो थे, यानी जिसको हम लोग आधुनिकतावाद भी कह सकते हैं, इसको मानने वाले कौन थे? टेलर थे। अगला सवाल है नीतिवाद के विचारक कौन थे? तो जो नीतिवाद के विचारक जो इसमें से जिसका भी नाम दिया है वो नहीं है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। 10वां सवाल है संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फैजे नामक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। 11वां नंबर सवाल है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या, प्रभावित करने वाला कारक क्या है? कारण वो है तकनीक। तकनीक के कारण ही प्रकृति का मनुष्य एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करता है। 12 नंबर सवाल क्या है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन, जैसे कि हम लोग परिभाषा पिछले बार में पढ़ ली है, पिछला जो स्लाइड उसमें पढ़े हैं आप। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? इस टाइप से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो जवाब है वो है सैंपल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं या आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।